नमस्ते बिहार, मैं हूं शुभम मिश्रा आपके साथ और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। पटना से एक बड़ी खबर आ रही है। पटना एम्स में आज एक साथ कई सुविधाओं का शुभारंभ किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल मोड में उद्घाटन करेंगे और सुबह 11:30 बजे इसका उद्घाटन होगा। ड्रोन प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग की जाएगी। किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट एनआईसीयू वार्ड का उद्घाटन होगा और इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी मौके पर मौजूद रहेंगे। एम्स ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से आपको बता रहे हैं, जहां एम्स में कई नई सुविधाओं का शुभारंभ होना है। और इसी बीच पटना से बड़ी खबर आ रही है, जहां पटना यूनिवर्सिटी के पास बड़ा हादसा हो गया है। मेट्रो के टनल में 3 मजदूर दब गए, 2 मजदूरों को निकाला गया, 1 मजदूर की मौत हो गई। बता दें आपको कि घायल मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और फिलहाल इलाज जारी है। पीर बहोर थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो पटना से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, 1 मजदूर की मौत हो गई है इस हादसे में। पटना यूनिवर्सिटी के पास एक बड़ा हादसा हो गया और इस हादसे में 3 मजदूर दब गए, जिसमें 1 मजदूर की मौत हो गई है। 2 मजदूर को निकाल लिया गया है। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है, अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि पीर बहोर थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है। तो टनल हादसे के बाद मजदूरों में नाराजगी भी अब देखी जा रही है। पटना से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, मौके पर मजदूरों ने अपनी नाराजगी जताई। मौके पर मजदूरों ने नाराजगी जताते हुए लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ, ऐसी आशंका जताई है। 12-12 घंटे तक हम काम करते थे, मजदूरों का कहना है। हमारी सूद लेने वाला कोई भी नहीं। मजदूरों ने एक बड़ा आरोप लगाया है प्रशासन पर और इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, फिलहाल जिन मजदूरों का इलाज चल रहा है उनकी क्या स्थिति है? देखिए, क्रिटिकल कंडीशन है। जो तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि भयावह स्थिति है उनकी और नाजुक स्थिति में वो एडमिट कराए गए हैं। जो मेट्रो की देखरेख करने वाले लोग हैं और उनकी जो पीआरओ हैं, उन्होंने बताया कि 1 कैजुअलिटी है, 1 की मौत हुई है, 2 लोग घायल हैं। लेकिन जो मजदूर है वो बता रहे हैं कि 2 लोगों की मौत हुई है। बहरहाल आधिकारिक तौर पर अभी 1 मौत की पुष्टि हुई है और अफरा तफरी का माहौल बन गया। जिस वक्त ये काम हो रहा था, अचानक से जो ये घटना सामने आई है, इसकी मूल वजह क्या है, इसकी जांच चल रही है। फिलहाल काम को रोक दिया गया है। किसकी लापरवाही से संजय ये हादसा हुआ है, क्या कोई जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जो मेट्रो से जुड़े हुए लोग, मेट्रो प्रबंधन है और जो प्रशासन है, उसका ये कहना है कि मिट्टी अधिक होने की वजह से यह हादसा हुआ है और मिट्टी गिल्ली थी। इस कारण जो मशीन है उसका ब्रेक जो है वो फेल हो गया है। टनल का ब्रेक फेल हुआ और इसी वजह से यह हादसा हुआ है। बहरहाल ये जांच का विषय है और जांच के बाद ही कुछ पुख्ता तौर पर कहा जा सकता है। जो प्राइमा फेसी है, इसकी वजह यही बताई गई है कि ब्रेक फेल होने की वजह से हादसा हुआ है। अब देखना होगा जांच के बाद क्या कुछ निकल कर सामने। लेकिन इस घटना के बाद जो मजदूर हैं उनमें काफी नाराजगी देखी गई है। काफी संख्या में मजदूर जो है वो जमा हो गए थे। उनका कहना कि 12-12 घंटे सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक उन्हें काम करना पड़ता है, अलग अलग शिफ्ट में। लेकिन जो मेट्रो की देखरेख करने वाले अथॉरिटी है, जो उच्च स्तरीय टीम है, वो उनकी परेशानियों को नहीं समझती है और ये हादसा जो है कहीं ना कहीं लापरवाही की वजह से हुई है। बहरहाल देर रात ही काम रोक दिया गया था। सारे अधिकारी जो थे मौके पर पहुंच गए थे। मामले की जांच शुरू कर दी गई है और देखना है जांच के बाद कौन सी बात निकल कर सामने आती है। जी ठीक है, बिल्कुल संजय, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नीचे में टनल का काम चल रहा है और उसमें 1 कैजुअलिटी है और 2 हॉस्पिटलाइज हैं, उनको फोर्ड में वो किया गया है। बाकी नीचे में मिट्टी जो स्लाइड कर गया है उसकी वजह से वो फंस गया है, उसमें उसकी डेथ हो गई है। 1 का उनको निकालने का रीजन क्या रहा है? इंसिडेंट के पीछे क्यों हो गया? नीचे में टनल का काम अंडरग्राउंड चल रहा है ना, तो मिट्टी गीली मिट्टी है नीचे में, वो कहीं से खिसक गया होगा, जो उसको पता नहीं चला, उसमें वो दब गया है। तो आपको पटना से खबर बता रही है। 2 तस्वीरें भी आप देखिए कि किस तरीके से जब ये हादसा हुआ उस वक्त की ये तस्वीर है। 2 मजदूरों को निकाला गया है, ऐसी जानकारी मिल पा रही है, जिसमें 1 की मौत हो गई है। एक मनोज कुमार हेल्पर था और एक लोको पायलट था, दोनों डेट कर गया। हेल्पर जो हमारा है उसको रेस्क्यू करके हम लोग सब भाई मिलके निकाले हैं उसको। वो 4 टुकड़ा में अंदर पड़ा है।
कोई नहीं है, कोई नहीं है स्टाफ, सब लोग नीचे जाता है। हम लोग 8 बजे से 8 बजे तक ड्यूटी करते हैं। लापरवाही जो है स्टाफ लोगों का लापरवाही है। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकारी आवास एक करने मार्ग में एनडीए की बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई और इस बैठक में 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण रूप से चर्चा की गई और इसमें नीतीश कुमार ने 2025 में एनडीए के लिए 225 का टारगेट सेट कर दिया है। सीएम ने एनडीए नेताओं से कहा कि लोगों के बीच सरकार के काम को बताएं। बिहार में फिलहाल हलचल है 4 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव की, लेकिन नीतीश कुमार जुट गए हैं 2025 के चुनाव की तैयारियों में। यही वजह है कि पटना में एनडीए की बड़ी बैठक हुई। सभी घटक दलों के नेताओं की मौजूदगी में सीएम नीतीश कुमार ने 2025 के लिए 225 सीट जीतने का लक्ष्य सेट कर दिया। 225 के इस बार पार जाना। मुख्यमंत्री आवास पर करीब 2 घंटे तक एनडीए का मंथन चला और इस मीटिंग में गिरिराज सिंह भी शामिल हुए, जो पिछले दिनों हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर चर्चा में थे, जिसके बाद जेडीयू और बीजेपी नेताओं में बयानबाजी भी हुई थी। लेकिन मीटिंग में 2025 के विधानसभा चुनाव में साफ किया गया कि अगले चुनाव में भी एनडीए नीतीश के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगा और नीतीश ने साफ कर दिया कि वो बीजेपी के साथ ही रहेंगे। वो अब रियल बिहार का जो एक टाइम आ गया, जो हम लोग बोलते हैं कि जो बिहार अब बड़ा छलांग लगाने वाला अगले 5 साल में। मीटिंग में नीतीश कुमार ने बिहार के विकास में सहयोग देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। साथ ही नेताओं को निर्देश दिया कि वो मुस्लिमों को सरकार के काम बताएं और सचेत करें कि यदि आरजेडी आया तो दंगा फसाद करेगा। एजेंडा विकास का है और विकास के एजेंडा में कहा कि अब कोई गुंडागर्दी भी नहीं करेगा, विकास भी होगा, नौकरी भी देंगे। मीटिंग में बिहार एनडीए के सभी सांसदों, विधायकों और प्रमुख नेताओं को बुलाया गया था और 2025 के लिए मिशन 225 का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। आपसी तालमेल बढ़ाने पर जोर दिया गया। पंचायत से लेकर विधानसभा स्तर तक एनडीए कार्यकर्ताओं की बैठक होगी। एक साथ लोगों से संपर्क करेंगे और सभी स्तर पर मीटिंग होगी। मीटिंग में बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, रामविलास, राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता पहुंचे, लेकिन पशुपति पारस को बैठक में शामिल होने का न्योता नहीं मिला था। खैर, इस बैठक ने ये साफ कर दिया है कि 2025 के लिए एनडीए का कुनबा तैयार है और टारगेट है 225 का। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एनडीए की बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने कुछ नेताओं की ओर से इशारा करते हुए ये कहा कि मैं इन्हीं लोगों के चलते 2 बार आरजेडी में गया, 2 बार आरजेडी के साथ जाकर मैंने गलती की है, अब नहीं करूंगा, मैं बीजेपी के साथ रहूंगा। किसके कहने पर नीतीश आरजेडी के साथ गए थे? किन नेताओं की ओर नीतीश ने किया इशारा? पटना में मुख्यमंत्री आवास पर हुई एनडीए की बैठक के बाद ये सवाल बिहार के सियासी गलियारे में चर्चा का विषय बन गए हैं। दरअसल 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम नीतीश कुमार के सरकारी आवास पर एनडीए की बैठक हुई। बैठक में एनडीए के सभी घटक दलों के नेता शामिल थे। नीतीश कुमार के अगल बगल में विजेंद्र यादव, ललन सिंह, वशिष्ठ नारायण सिंह, राधा मोहन सिंह, संजय जायसवाल, दिलीप जायसवाल और संजय झा समेत कई वरिष्ठ नेता बैठे थे। तभी सीएम नीतीश कुमार ने कुछ नेताओं की ओर इशारा करते हुए कहा कि मैं इन्हीं लोगों के चलते 2 बार आरजेडी में गया, 2 बार आरजेडी के साथ जाकर मैंने गलती की, लेकिन अब नहीं, मैं बीजेपी के साथ रहूंगा। नीतीश कुमार के इस बयान के बाद ये चर्चा तेज हो गई कि आखिर वो कौन कौन नेता हैं जिनके कहने पर नीतीश कुमार आरजेडी के साथ गए। वैसे जो जानकार सत्ता के गलियारे में नजर रखते हैं वो तो समझ गए होंगे, लेकिन नीतीश कुमार ने आज भी नाम नहीं खोला, पर राज तो बता ही दिया। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आरजेडी सांसद मीसा भारती ने एनडीए की बैठक पर निशाना साधा है। मीसा भारती ने पूछा कि क्या बैठक में जितने घटक दल थे वो सब आए थे? क्या बैठक में मांझी और चिराग पासवान आए थे? जब सीनियर नेता ही नहीं आए तो ये किस तरह की बैठक हुई? इससे साफ जाहिर होता है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। मीसा भारती ने बैठक को अधूरा बता दिया है।
तो एनडीए के जितने भी घटक दल हैं सारे दल के नेता वहाँ आए थे। उनको छोड़ करके चिराग पासवान थे वहाँ पे मौजूद? नहीं, चिराग के पार्टी से थे। मतलब कौन थे? तो जब सीनियर नेता ही नहीं हुए तो एनडीए की ये किस तरह की बैठक थी? मतलब मुख्यमंत्री जी ने बैठक बुलाई और मुख्यमंत्री जी के बुलावे पे और एनडीए के घटक के नेता ही अगर नहीं पहुँचे हैं तो ये किस तरह की शुरुआत हुई है? तो इसका मतलब कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है अंदर खाने में। इन्होंने एनडीए की बैठक बुलाई और बैठक में जो नेता उपस्थित होने चाहिए थे उस स्तर के नेता वहाँ उपस्थित नहीं थे। जो चुनाव को लेकर के, अगर खास तौर पे ये बैठक चुनाव को लेकर बुलाई गई थी तो वो मुझे लगता है कि अधूरी रह गई वो बात। 4 सीटों पर बिहार में 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव और संगठन के मजबूती को लेकर के बीजेपी की बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में बीजेपी के तमाम मंत्री शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के नेतृत्व में हुई बैठक में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा सहित तमाम मंत्री मौजूद रहे। बैठक में आगामी चुनाव को लेकर मजबूती से सक्रिय रहने वाले वोटरों के बीच जाने और जनता से जुड़े रहने पर चर्चा हुई। साथ ही साथ संगठन को और मजबूत करने और उसे प्रभावी बनाने पर भी मंत्रियों के बीच चर्चा हुई। और बीजेपी का मिशन 2025 अभियान जारी है। बीजेपी कार्यालय में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई और बैठक में प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, डिप्टी सीएम, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह सहित तमाम सदस्य मौजूद रहे। नित्यानंद राय ने 2025 में 225 सीट लाने की बात कहकर बिहार की जनता को पीएम मोदी पर भरोसा करने की बात कही। परिवारवाद नहीं चलेगा, इसकी भी चर्चा की। फिक्स किया 225 मिशन 225 किस तरीके से उसको पूरा करना है? माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की विकास जो उनके भगीरथ प्रयास से देश और बिहार के गांव-गांव पहुंच रहा है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बड़ी तत्परता से विकास को गति हाथ दिए हैं। या इस बिहार के लोगों को विकास चाहिए, परिवारवादी और जातिवादी नहीं चलेगा। इसलिए आप लोगों को अपने बच्चे की पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकी मिली है। सांसद पप्पू यादव ने ही इस वीडियो को जारी किया। धमकी मिलने के बाद पप्पू यादव ने आईजी से लेकर डीजीपी तक को कॉल किया। पप्पू यादव ने गृह मंत्री अमित शाह को लेटर लिखकर अपनी सुरक्षा वाई श्रेणी से बढ़ाकर जेड श्रेणी करने की मांग की। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद एक नाम जो हर किसी की जुबान पर चढ़ गया है वो है लॉरेंस बिश्नोई। अब पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकी मिली है और धमकी का ऑडियो खुद पप्पू यादव ने जारी किया है। पहले आप धमकी वाला ऑडियो सुन लीजिए। कर्म और कांड दोनों करते हैं बाद में भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा भैया। एक बात आसानी होगी भैया, एक बात समझिए, मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर हूं मैं इस मामले में कि पप्पू यादव जी देश के 7 बार इंडिपेंडेंट एमपी रहे हैं और उससे मतलब हम पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, नाम जाने जो हमारे रास्ते में आएगा मेरी बात उसके साथ जो आज हो रहा है वही होता जाएगा। पप्पू यादव को धमकी देने वाले ने खुद को लॉरेंस गैंग का सदस्य बताया। उसने व्हाट्सएप के जरिए कॉल कर हत्या की धमकी दी है। जिस नंबर से धमकी भरा कॉल आया था वो एक बिजनेस अकाउंट है जिसका नंबर है +971501338776। लॉरेंस गैंग से धमकी मिलने के बाद पप्पू यादव ने डीजीपी आलोक राज को कॉल किया और डीजीपी से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। इसके बाद डीजीपी आलोक राज ने पप्पू यादव को पूरे मामले की लिखित शिकायत पूर्णिया रेंज के आईजी राकेश राठी से करने को कहा। पप्पू यादव ने आईजी राकेश राठी को लिखित शिकायत भी दी है। यहाँ तक कि पप्पू यादव ने गृह मंत्री अमित शाह को लेटर भी लिखा है और अपनी वाई श्रेणी की सुरक्षा को बढ़ाकर जेड श्रेणी की सुरक्षा दिए जाने की मांग भी की है। फिलहाल आईजी के निर्देश पर पूर्णिया एसएसपी पूरे मामले की जांच में जुटे हैं और पप्पू यादव के पास से धमकी का ऑडियो क्लिप मंगवाकर उसकी जांच कराई जा रही है। और वैसे उनको जो संकल्प के हिसाब से सुरक्षा मुहैया कराई गई है और वो वाई प्लस सिक्योरिटी में ऑलरेडी हैं, उसमें उनको जो रिकॉर्ड सुरक्षा है वो दिलाई जा रही है।
लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से पप्पू यादव को धमकी क्यों दी गई और पप्पू यादव लॉरेंस गैंग की धमकी के बाद इतने चिंतित क्यों हैं, तो आपको बताते चलें कि जेल से गैंग चलाने वाले लॉरेंस बिश्नोई की गैंग का नेटवर्क भारत ही नहीं बल्कि कनाडा, जर्मनी, अमेरिका तक फैला है। लॉरेंस गैंग ने ही पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या कराई, सलमान खान के अपार्टमेंट गैलेक्सी पर गोली भी चलवाई और आरोप तो ये भी है कि सलमान खान का सपोर्ट करने की वजह से ही लॉरेंस गैंग ने बाबा सिद्दीकी की हत्या कराई। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। वहीं पप्पू यादव ने साफ कहा है कि वो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे भी। जहां तक सुरक्षा की बात है तो ये सरकार का काम है। जिन लोगों को कोई सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं है, दायित्व नहीं है, जो सत्ता के साथ रहेंगे, जिनको सुरक्षा का कोई मतलब नहीं, उनको ये लोग जेट देंगे, सब कुछ देंगे, बाबा को देंगे, सबको देंगे। लेकिन जो व्यक्ति लगातार, जिस व्यक्ति को एक ट्वीट के कारण, मुझे नहीं पता कौन है क्या है, जो लोग धमकी देते हैं, मैंने समय समय पर डीजी साहब को, 4 एसपी को मैंने वो बात बता दी, कह दिया। मुझे लगा इसको ओपन करने की कोई जरूरत नहीं है, हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। लोकसभा चुनाव के ठीक 6 महीने के बाद झारखंड का महासंग्राम छिड़ा है। लोकसभा की जंग में हर दिन, हर हफ्ते मुद्दे बदलते रहे, लेकिन झारखंड में चुनाव की आगाज से पहले ही बीजेपी ने जो लाइन तय कर दी, आज भी चुनावी मुद्दे में सबसे ऊपर वही है। वो है संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा, और इस पर एक बार फिर से बीजेपी मुखर है और सरकार बनने पर बड़े फैसले का वादा भी बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। झारखंड में लागू होगी एनआरसी, घुसपैठियों पर चलेगा कानून का डंडा, मिनी बांग्लादेश बन रहा संथाल। झारखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने से करीब 1 महीने पहले ही बीजेपी ने संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ का जो मुद्दा उठाया, वो आज भी पार्टी के लिए उतना ही मजबूत है और बीजेपी इस पर टस से मस नहीं हो रही। संथाल परगना और कोल्हान में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ बहुत बड़ा खतरा है। असम के सीएम और झारखंड बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी हिमंत बिस्वा शर्मा ने चुनाव के बाद एनडीए की सरकार बनने पर झारखंड में एनआरसी लागू करने का राग छेड़ दिया है। जब सरकार बनेगा हम एनआरसी लाऊंगा, कानून का रास्ता से हम लोग घुसपैठियों को धक्का मार के झारखंड से निकालेंगे। जामताड़ा में बीजेपी से सीता सोरेन के नामांकन के बाद पदयात्रा के दौरान हिमंत बिस्वा शर्मा ने आगाह किया कि घुसपैठियों की वजह से संथाल मिनी बांग्लादेश बनने की कगार पर है। अगर ऐसे ही घुसपैठी आते रहते हैं तो झारखंड पूरा अलग हो जाएगा, डेमोग्राफी चेंज हो जाएगा और मिनी बांग्लादेश बन जाएगा। संथाल परगना मिनी बांग्लादेश बनने का कगार में है। इतना ही नहीं, हिमंत बिस्वा शर्मा ने एक और बड़ा वादा कर दिया है कि यदि बीजेपी की सरकार बनती है तो जो घुसपैठी झारखंड की बेटियों को बहलाकर उनसे शादी करते हैं, उनके बेटे बेटी को आदिवासी का दर्जा भी नहीं देंगे। झारखंड का जो भी बेटी को घुसपैठियों ने अपना जाल में फंसा के शादी किया है, उनका बेटा बेटियों को आदिवासी का मर्यादा नहीं मिलेगा। अगर पिता घुसपैठी होते हैं तो बेटा बेटी को हम आदिवासी का मर्यादा नहीं देगा। इधर हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान से तिलमिलाए जेएमएम ने असम के मुख्यमंत्री पर बेहद तल्ख लहजे में पलटवार किया है। हेमंता बिस्वा शर्मा जी एक जहरीले व्यक्ति हैं। उनके मुख से हर वक्त जहर निकलता है और वो ये जहर को झारखंड की धरती पर बोने की एक नाकाम कोशिश कर रहे हैं। तो झारखंड में घुसपैठ का मुद्दा बीजेपी के एजेंडे में टॉप पर है।
और घुसपैठ पर हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है। राज्य सरकार घुसपैठ पर जहां केंद्र सरकार को घेरने में लगी है, तो बीजेपी लगातार राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। ऐसे में 13 और 20 नवंबर को अब जनता को फैसला करना है कि किसके दावे में कितना दम है। न्यूज़ 18 के लिए जामताड़ा से सुमन भट्टाचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। झारखंड में चुनाव के बाद बीजेपी की सरकार बनने पर हिमंता बिस्वा शर्मा ने जो बड़ा दावा किया है, एक एक कर वो वादे बताते हैं। सरकार बनी तो झारखंड में एनआरसी लागू करेंगे, कानून के रास्ते बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालेंगे, आदिवासी से शादी करने वाले घुसपैठियों पर एक्शन होगा, घुसपैठियों के बच्चे को आदिवासी का दर्जा नहीं देंगे, घुसपैठियों से शादी करने वाली महिला लोकल चुनाव नहीं लड़ सकेंगी, संथाल को घुसपैठियों और घुसपैठ के प्रभाव से मुक्त करेंगे। और इसी के साथ रुकेंगे, एक बेहद ही छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर।